हेलो गाइस, मेरा नाम है कनेश का, आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपिटेंसी एंड कंपेलेबिलिटी ऑफ विटनेसेस के बारे में। ठीक है, चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 है ऑफ विटनेसेस। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे कंपिटेंसी और कंपेलेबिलिटी और बाकी के सारे सेक्शन भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर बचेगा, चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, वो पढ़ेंगे जिसमें 140 से 168 सेक्शन है। इसमें 124 से 139 सेक्शन है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। पीपीटी चाहिए तो लिंक आएगी पिन कमेंट में, डाउनलोड कर लेना। आई बटन में हर जगह लिंक रहती है, डाउनलोड कर लेना। या फिर दूसरे नोट्स जैसे कि डिटेल नोट्स वगैरह या फिर पीवाईक्यू वगैरह या फिर एमसीक्यू वगैरह, काफी कुछ मैं बनाता हूं, वो चेक कर लेना एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है और कंपेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उससे पहले विटनेस का मतलब होना पता जरूरी है। पहले तो बात ये बीएसए में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है। कोर्ट रिलाई करता है ऑर्डिनरी लीगल मीनिंग पे। ठीक है, तो विटनेस वो पर्सन होता है जो एविडेंस देता है कोर्ट के सामने रिगार्डिंग फैक्ट जो उसको पता होता है, जो उसने परसीव किया होता है। ठीक है, या फिर ओपिनियन देता है विच द लॉ परमिट्स, मतलब वो ओपिनियन देता है जो लॉ उसको परमिट करता है। ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि कौन होता है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होता है, अपनी ओपिनियन देता है हैंडराइटिंग पे। समझ में आया? तो बेसिकली एक विटनेस वो पर्सन होता है जो एविडेंस देता है कोर्ट में अबाउट जो उसको पता है, या फिर ओपिनियन देता है जो लॉ उसको अलाउ करता है देने के लिए, वो उसको विटनेस बोलते हैं। एक विटनेस टेस्टिफाई करता है अबाउट जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, जो उसने परसीव किया थ्रू सेंसेस वगैरह, या फिर जो उसने एग्जामाइन किया, या फिर जो साइंटिफिकली उसने एनालाइज किया गया, जिसको एक्सपर्ट बोलते हैं, जैसे कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वगैरह या फिर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स वगैरह, वो सब। टाइप ऑफ विटनेस, यहाँ पे बहुत सारे टाइप होते हैं, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होगी हमेशा। यहाँ पे मैं अपने नोट्स में 25 तरीके के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट 10 है वो लिखे हुए हैं। आई विटनेस आपको पता होना चाहिए कौन है, जो एक्चुअली देखता है इंसिडेंट को होते हुए अपनी खुद की आंखों से, उसको आई विटनेस बोलते हैं। एक्सपर्ट विटनेस वो पर्सन होता है जिसके पास स्पेशल नॉलेज या स्किल होती है, जैसे कि डॉक्टर और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वगैरह, जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन देता है अपनी। ठीक है, होस्टाइल विटनेस आपको पता ही होता है, वो बाद में बदल जाता है, जो उसको होस्टाइल विटनेस बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन डिफेंस विटनेस, पढ़ लेना, इनको लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए बस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूशन के क्लेम को सपोर्ट करता है, डिफेंस और डिफेंस के क्लेम को सपोर्ट करता है। इंटरेस्टेड विटनेस जिसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है आउटकम में केस के। ठीक है, चांस विटनेस जो बाई चांस इंसिडेंट के, जब इंसिडेंट होती है तो वहाँ पे इंसिडेंट की प्लेस पे होता है। ठीक है, स्टॉक विटनेस मतलब प्रोफेशनल हैबिचुअल विटनेस होता है, जो पुलिस बहुत सारे रखते हैं, रेगुलरली जो टेस्टिफाई करते रहते हैं मल्टीपल केसेज में, सपोर्ट करते हैं जो प्रोसिक्यूशन के वर्जन ऑफ इवेंट्स को। स्टर्लिंग विटनेस वो विटनेस होता है जो बहुत ट्रूथफुल होता है, रिलायबल होता है और ट्रस्टवर्दी होता है, कि कोर्ट उसको उस पर सेफली रिलाई कर लेती है। और एकम्प्लिस विटनेस वो होता है जो पार्टनर होता है, एसोसिएट होता है कमीशन ऑफ क्राइम में, और बाद में विटनेस बन जाता है, जो उसके कोएक्यूट होते हैं ना, उनके अगेंस्ट में। बहुत गलत होते हैं ऐसे लोग। कंपिटेंट का आसपास का ही वर्ड है कंपिटेंसी। ठीक है, कंपिटेंसी का मतलब होता है लीगल एबिलिटी किसी पर्सन की एविडेंस देने के लिए कोर्ट में। ठीक है, कंपिटेंट विटनेस वो होता है जो लीगली क्वालिफाइड होता है टेस्टिफाई के लिए। इनकम्पिटेंट विटनेस वो होता है जिसको लॉ डिस्क्वालीफाई कर देता है फ्रॉम गिविंग एविडेंस एट ऑल। ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन कैसे पता लगता है? ये डिस्क्वालिफिकेशन पता लगता है टेस्ट से, जो कि सेक्शन 124 में फंक्शनल टेस्ट दिया गया है उससे। ठीक है, दो पार्ट होते हैं उसके, वो भी पढ़ेंगे। सेक्शन 124 पढ़ते हैं पहले। सेक्शन 124 पहले से ही एक जनरल रूल देता है। ये सेक्शन 124 बताता क्या है वैसे, कि हु में टेस्टिफाई। ठीक है, कंपिटेंसी ऑफ विटनेस बताता है। ठीक है, कौन कौन कंपिटेंट है। तो जनरल रूल क्या है यहाँ पे, सारे पर्सन कंपिटेंट है, पहले ही बोल दिया। ठीक है, लॉ प्रिज्यूम करता है सारे पर्सन कंपिटेंट है, बर्डन लाई करता है उस पर्सन पे जो एलेज कर रहा होता है इनकम्पिटेंसी। तो सेक्शन 124 स्टार्ट होता है इंक्लूसिव प्रिंसिपल से, कि सारे पर्सन कंपिटेंट विटनेस होते हैं। कोई ब्लैंकेट कैटेगरी नहीं है किसी पर्सन की जो एक्सक्लूड किए गए हैं फ्रॉम टेस्टिफाइंग। ठीक है, कोई भी एक्सक्लूजन नहीं होगा बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, नेशनलिटी, प्रायर कन्विक्शन या फिर कोई दूसरी आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, सिर्फ एक ग्राउंड है इनकम्पिटेंसी का, वो 124 के अंडर है, फंक्शनल टेस्ट। ठीक है, फंक्शनल टेस्ट के दो पार्ट होते हैं। कैन द पर्सन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू देम, पहले तो बात यह है कि क्या पर्सन समझ सकता है वो क्वेश्चन जो कोर्ट उससे पूछ रहा है। और दूसरा क्या है, कैन द पर्सन गिव रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चन, मतलब कि कोई पर्सन जिससे वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पर्सन रेशनल आंसर्स दे सकता है क्या उन क्वेश्चन के। ठीक है, अगर दोनों रिक्वायरमेंट मीट होती है तो कंपिटेंट विटनेस होता है वो। अगर एक भी रिक्वायरमेंट फेल करती है तो वो इनकम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल सी बात है। अब इनकम्पिटेंसी कुछ कोज दी गई है। ठीक है, सेक्शन 124 में पहला है टेंडर ईयर्स, दूसरा है एक्सट्रीम ओल्ड एज, तीसरा है डिसीज ऑफ बॉडी, चौथा है डिसीज ऑफ माइंड, एनी अदर कोज ऑफ सेम काइंड। ठीक है, 5 चीजें बताई गई है। ठीक है, टेंडर ईयर मतलब कि वेरी यंग चिल्ड्रन हु मे नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन और अप्रिशिएट द ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ। अब जैसे कोई 3 साल का बच्चा है, ठीक है, अब उसको पूछा जाए कि हु हिट द विक्टिम।
ठीक है, विक्टिम को किसने हिट किया, तो चाइल्ड समझ ही नहीं सकता क्वेश्चन को, तो कोर्ट होल्ड करेगी कि चाइल्ड कंपिटेंट नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक चाइल्ड इसलिए इनकम्पिटेंट नहीं होता है उसकी एज की वजह से, ठीक है। अगर एक बच्चा समझ सकता है ना क्वेश्चन को और सेंसिबल आंसर्स दे सकता है तो चाइल्ड वहां पे कंपिटेंट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। फंक्शनल टेस्ट यही रहेगा हमेशा। ये तो कुछ 4-5 चीजें दी गई है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जस्ट डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, इनकम्पिटेंट बना देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ एज वगैरह। सेकंड है एक्सट्रीम ओल्ड एज, नॉट ओल्ड एज पर से बट वेयर इट हैज इम्पेयर्ड अंडरस्टैंडिंग या फिर रेशनल रेस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है, बीइंग ओल्ड, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई पर्सन इनकम्पिटेंट है। जब ओल्ड एज अफेक्ट करती है मेमोरी या फिर अंडरस्टैंडिंग, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मान के चलो एक 85 साल का कोई दादा है या किसी का भी, वो विटनेस है, ठीक है, वो सब कुछ क्लियरली याद रख रहा है तो वो कंपिटेंट है, याद रखना, ठीक है, वो इनकम्पिटेंट नहीं है। बट अगर वो उसको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, और ना वो सिंपल क्वेश्चन समझ सकता है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, तो वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा। समझ में आया। थर्ड है डिसीज ऑफ बॉडी, फिजिकल इलनेस दैट प्रिवेंट अंडरस्टैंडिंग और रेशनल कम्युनिकेशन। ये जो फंक्शनल टेस्ट है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको कंपिटेंसी समझ में आ जाएगा। डिसीज ऑफ बॉडी, फिजिकल इलनेस दैट प्रिवेंट्स अंडरस्टैंडिंग और रेशनल कम्युनिकेशन। फिजिकल इलनेस भी एक पर्सन को इनकम्पिटेंट बना सकती है ओनली अगर वो प्रिवेंट करती है, वो इलनेस प्रिवेंट करती है उनको फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अगर वो अंडरस्टैंड, समझ रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, रेशनल आंसर्स दे रहा है तो वो इनकम्पिटेंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि एक विटनेस है, अनकॉन्शियस है हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में है, वो समझ नहीं सकता क्वेश्चन को, ना उनके आंसर दे सकता, ठीक है, तो वो कोई कंपिटेंट नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान के चलो कोई बंदा ब्लाइंड है, अंधा है और डेफ है या फिर वो बोल नहीं सकता, तो वो ऑटोमेटिकली इनकम्पिटेंट नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना, वो ऑटोमेटिकली इनकम्पिटेंट नहीं हो जाएगा। अगर वो समझ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे वे में, जैसे कि साइंस और लैंग्वेज में, तो वो कंपिटेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। फोर्थ है डिसीज ऑफ माइंड, जैसे कि मेंटल इलनेस जो अफेक्ट कर रही हो अंडरस्टैंडिंग और रेशनल रेस्पॉन्स, ठीक है। तो जैसे कि एक पर्सन जिसको मेंटल इलनेस है ना, वो ऑटोमेटिकली वो भी इनकम्पिटेंट नहीं होगा। कोर्ट चेक करेगा कि पर्सन समझ सकता है क्वेश्चन को और सेंसिबल आंसर दे सकता है क्या, ठीक है। फंक्शनल टेस्ट जो पास कर लिया ना तो वो कंपिटेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। जरूरी नहीं है, ये सब बताया गया है उसमें सेक्शंस में, ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है, ये कोज हो सकती है इनकम्पिटेंसी की। ये ऐसा नहीं है कि वो टेंडर ईयर्स में तो वो इनकम्पिटेंट ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। मान के चलो कोई पर्सन है, उसको मेंटल इलनेस है, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है वो पढ़ेंगे। कोई पर्सन है जिसको मेंटल इलनेस है, ठीक है, और वो क्लियरली समझ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को और आंसर कर रहा है उनको करेक्टली, तो वो कंपिटेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एनी अदर कोज ऑफ सेम काइंड, ओपन एंडेड कैच ऑल फॉर एनी अदर इंपीडिमेंट ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब कि कैच ऑल प्रोविजन वो होता है जिसमें लॉ कवर करता है सारे सिमिलर सिचुएशन जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होती है, उसको बोलते हैं कैच ऑल प्रोविजन, ध्यान रखना। ये कवर करता है दूसरी कंडीशन जो सिमिलरली प्रिवेंट करती है किसी पर्सन को समझने से क्वेश्चन को, रेशनल आंसर्स देने से, उनको भी करता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई पर्सन है इंटॉक्सिकेटेड है तो वो समझ नहीं सकता कुछ भी। कोई पर्सन अनकॉन्शियस है आफ्टर एक्सीडेंट, वो समझ नहीं सकता, रेशनल आंसर्स नहीं दे सकता। कोई पर्सन इन्फ्लुएंस है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, ठीक है, और वो क्लियरली सोच नहीं सकता, तो ऐसे पर्सन को कोर्ट इनकम्पिटेंट करता है जब तक वो रिकवर नहीं होते हैं तब तक, ठीक है। तो एनी अदर कोज ऑफ सेम काइंड इस बात के बारे में बात करता है। एक एक्सप्लेनेशन दी गई सेक्शन 124 में जो क्रिटिकल क्लैरिफिकेशन देती है कि एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट ऑटोमेटिकली इनकम्पिटेंट, दे आर ओनली इनकम्पिटेंट अगर उनकी अनसाउंडनेस एक्चुअल में प्रिवेंट करती है उनको फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड गिविंग रेशनल आंसर्स। जो मैंने बात बताई थी आपको इन सब चीज़ों में, वही इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी बात 124 सेक्शन में की गई है, बहुत आसान है, याद हो ही जाएगा, समझ में आया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट केस लो पढ़ते हैं। रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AR 1952 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या था, एक यंग गर्ल थी, ठीक है, जो विक्टिम थी रेप की, उसको बुलाया गया था एविडेंस देने के लिए कोर्ट में। कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या ऐसी यंग चाइल्ड विटनेस बन सकती है। अगर एक चाइल्ड ओथ नहीं ले सकती तो क्या उसके एविडेंस इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए थे। पहला तो कि एज डिसाइड नहीं करेगी कंपिटेंसी। कोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड डज नॉट बिकम इनकम्पिटेंट बिकॉज ऑफ एज। रियल क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि बच्चा क्वेश्चन समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, ठीक है, वो रेशनल या सेंसिबल आंसर दे सकता है नहीं दे सकता है। अगर हाँ है इसका आंसर तो कंपिटेंट विटनेस है, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या कहा था कि ओथ नेसेसरी नहीं है एडमिसिबिलिटी के लिए। नॉर्मली विटनेस एक ओथ लेते हैं एविडेंस से पहले, बट कोर्ट ने कहा था कि अगर चाइल्ड नहीं लेता है ओथ तो ये ऑटोमेटिकली चाइल्ड के एविडेंस को एडमिसिबल नहीं करेगी, ठीक है। कोर्ट एग्जामाइन करेगी कि वेदर चाइल्ड का एविडेंस ट्रूथफुल है, रिलायबल है और ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। अगर एविडेंस रिलायबल है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है मैंगो नहीं है, मंगू है। मंगू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें क्या था, एक चाइल्ड विटनेस था, एक चाइल्ड को बुलाया गया था एज ए विटनेस क्रिमिनल केस में। तो चाइल्ड ने ओथ नहीं ली थी, ठीक है, बिफोर गिविंग एविडेंस। तो एक्यूज ने आर्ग्यू किया था कि सिंस द चाइल्ड डिड नॉट टेक एन ओथ तो चाइल्ड का एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो
सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना था कि वेदर द आर्गुमेंट वाज करेक्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था आर्गुमेंट और ले डाउन किया था इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। पहला है कि ओथ कंपलसरी नहीं है, जो कि हमने पढ़ा है। दूसरा है कि जज को पहले चेक करना होता है चाइल्ड की कंपिटेंसी को, ठीक है, बिफोर रिकॉर्डिंग द चाइल्ड्स एविडेंस। तो जज मस्ट कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इसको वॉर डियर बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जज को चेक करना होता है कि कैन द चाइल्ड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैन द चाइल्ड गिव सेंसिबल रेशनल आंसर्स। क्या चाइल्ड ये समझ सकता है कि सच बताना इंपॉर्टेंट है? अगर आंसर यस है तो चाइल्ड कैन टेस्टिफाई। तीसरा प्रिंसिपल क्या था कि द इंक्वायरी नीड नॉट टू बी वेरी लॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जज डू नॉट हैव टू कंडक्ट ए लेंथी एग्जामिनेशन, इवन ए फ्यू सिंपल क्वेश्चंस आर एनफ टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट द चाइल्ड इज कॉम्पिटेंट, ठीक है। हाउएवर सम इंक्वायरी कंपलसरी होती है, जज उसको स्किप नहीं कर सकता है, इस स्टेप को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 125 विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। ये सेक्शन उनके बारे में बात करता है, उन विटनेसेस के बारे में बात करते हैं जो एबल नहीं होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए वर्बली, ठीक है। सेक्शन 125 बीएसए का कहता क्या है, एक विटनेस जो अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली मे गिव एविडेंस इन एनी अदर मैनर, दूसरे तरीकों से भी वो एविडेंस दे सकता है, ठीक है, जो उसको इंटेलिजिबल बनाए, कैसे, राइटिंग से या फिर साइन से, ठीक है। और एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस, मतलब कि जो ऐसे एविडेंसेज होंगे वो माने जाएंगे, इक्वल वेट दिया जाएगा जो ओरल एविडेंस को दिया जाता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोवाइजो है कि अगर विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली है, ठीक है, मतलब वो नहीं बोल सकता, नहीं कम्युनिकेट कर सकता वर्बली, तो कोर्ट असिस्टेंस ले सकती है इंटरप्रेटर का, ठीक है, या फिर स्पेशल एडुकेटर का इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, ठीक है। एंड सच स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ्ड होने चाहिए। कौन कवर किया गया सेक्शन 125 में? सेक्शन 125 कवर करता है एनीवन हु कैन नॉट कम्युनिकेट वर्बली, इंक्लूड करता है डेफ पर्सन को जो क्वेश्चंस नहीं सुन सकते, म्यूट और डम को, ठीक है, जो बोल नहीं सकते, डेफ म्यूट पर्सन्स को, जो दोनों म्यूट भी होते हैं, मतलब कि जो बोल भी नहीं सकते और जिनको सुन भी नहीं सकता। पर्सन्स विद सीवियर स्पीच इम्पीडिमेंट्स और कंडीशंस लाइक एफेशिया, जो बोल नहीं सकते प्रॉपरली और जो अपनी बोलने की एबिलिटी खो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ एन इलनेस, जिसको बोला जाता है एफेशिया, ध्यान रखना, ठीक है। पर्सन विद कंडीशंस लाइक सेरेब्रल पॉलिसी दैट प्रिवेंट्स वर्बल स्पीच, मतलब ये कंडीशन होती है जो अफेक्ट करती है मसल मूवमेंट को, ठीक है, इससे हार्ड या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है बोलना, तो इन सब लोगों को ये इंक्लूड करता है। तो हाउ सच विटनेसेस में टेस्टिफाई, मतलब ये विटनेस गवाही कैसे देंगे? अब राइटिंग में दे सकते हैं, साइंस में दे सकते हैं, या फिर किसी दूसरे तरीके से दे सकते हैं। राइटिंग मतलब कि विटनेस राइट डाउन कर सकता है आंसर्स को, विटनेस कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू जेस्चर्स, हैंड साइंस या फिर रिकॉग्नाइज्ड साइन लैंग्वेज, जैसे कि इंडियन साइन लैंग्वेज है, या फिर किसी दूसरे तरीके से, जैसे कि जिससे एविडेंस इंटेलिजिबल बने, मतलब कि विटनेस दूसरे मेथड यूज कर सकता है जो कम्युनिकेट करे क्लियरली उनके आंसर्स को, ठीक है, जब तक कोर्ट उसको समझ रहा है तब तक। जैसे कि कम्युनिकेशन बोर्ड यूज कर सकता है, टैबलेट विद स्पीच जनरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो टैबलेट्स होते हैं जिनमें स्पीच जनरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उनको यूज कर सकता है। आई मूवमेंट या फिर असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइस, ऐसा कुछ उससे यूज कर सकता है, तो उससे वो गवाही दे सकता है। क्रूशियली सेक्शन 125 प्रोवाइड करता है कि सच एविडेंस शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस, ठीक है, मीनिंग इट कैरीज सेम इक्वल वेट जो कि एक स्पोकन टेस्टिमनी का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रोवाइड जो है 125 का, वो 2 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऐड करता है जो नहीं थे ओल्ड आईईए सेक्शन 119 में नहीं थे। पहला क्या है, मैंडेटरी इंटरप्रेटर और स्पेशल एडुकेटर। जब एक विटनेस कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो कोर्ट शैल, मतलब कि मस्ट टेक द असिस्टेंस ऑफ ए ट्रेंड इंटरप्रेटर और ए स्पेशल एडुकेटर टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट जस्ट कोई भी पर्सन बट समवन जिसके पास स्किल हो प्रॉपरली इंटरप्रेट करने की साइन या फिर लैंग्वेज को या फिर अल्टरनेट कम्युनिकेशन को, ठीक है। दूसरा मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऐसे स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो वीडियोग्राफ किए जाएंगे। ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी और एबिलिटी टू रिव्यू द कम्युनिकेशन लेटर इफ डिस्प्यूटेड। समझ में आया? नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 126। ये बात करता है कंपिटेंसी किसके, हस्बैंड और वाइफ की कंपिटेंसी के बारे में बात करता है। इसमें 2 सबसेक्शन है, 1 और 2। एक बताता है सिविल प्रोसीडिंग के बारे में, दूसरा बताता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में। तो सिविल प्रोसीडिंग में पार्टीज देमसेल्फ प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट कंपिटेंट विटनेस होते हैं, ठीक है, दे कैन टेस्टिफाई फॉर या फिर अगेंस्ट देमसेल्फ, ठीक है। और हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी वो भी कंपिटेंट विटनेस होते हैं, ठीक है, दे कैन टेस्टिफाई फॉर और अगेंस्ट द केस इन्वॉल्विंग, जिसमें उनके स्पाउस को इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान के चलो राहुल भाई है, राहुल एक केस फाइल करता है अगेंस्ट अमित, ठीक है, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो राहुल की वाइफ है एम, तो राहुल की वाइफ को पता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो विटनेस बन सकती है, ठीक है। सिमिलरली अमित की वाइफ है के भी विटनेस बन सकती है, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी कंपिटेंट विटनेस होता है, वो टेस्टिफाई कर सकते हैं फॉर और अगेंस्ट द केस इन्वॉल्विंग देयर स्पाउस। सेकंड सबसेक्शन है क्रिमिनल केसेस के बारे में। हस्बैंड ऑफ द एक्यूज, अगर वाइफ एक्यूज्ड है,
ठीक है, तो कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा होगा। वाइफ ऑफ द एक्यूज, अगर एक्यूज एक हस्बैंड है तो कॉम्पिटेंट विटनेस होगी। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, वो ये है कि सेक्शन 126 ओनली बताता है अबाउट द कॉम्पिटेंसी। ठीक है, ये आंसर करता है एक क्वेश्चन को कि क्या हस्बैंड और वाइफ एक विटनेस हो सकते हैं। इसका आंसर है हाँ। वेदर दे मस्ट टेस्टिफाई और वेदर दे कैन रिफ्यूज टू डिस्क्लोज सर्टेन कम्युनिकेशन, वो डील किया जाएगा सेक्शन 127 से। 126 उससे डील नहीं करता है। कंपेलेबिलिटी के सेक्शन पढ़ने से पहले कॉम्पिटेंट और कंपेलेबल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉम्पिटेंट वो विटनेस होता है जिसको लॉ अलाउ करता है विटनेस बनने के लिए। ठीक है, कॉम्पिटेंट विटनेस वो विटनेस होता है जिसको लॉ अलाउ करता है टू बिकम ए विटनेस। समझ में आया? मतलब कि एक पर्सन लीगली अलाउ है गवाही देने के लिए, एक पर्सन इज लीगली अलाउड टू टेस्टिफाई, वो कॉम्पिटेंट है। जैसे कि मान के चलो राहुल वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, राहुल की वाइफ जानती है थेफ्ट के बारे में, तो लोग कहता है कि वो विटनेस बन सकती है। ठीक है, वो कॉम्पिटेंट है। समझ में आया? कंपेलेबल का मतलब क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, कंपेलेबल का मतलब होता है एक कंपेलेबल विटनेस वो पर्सन होता है जिसको कोर्ट लीगली, ठीक है, लीगली फोर्स कर सकती है टू टेस्टिफाई, गवाही देने के लिए। मतलब कोर्ट बुला सकती है उनको एविडेंस देने के लिए, भले ही वो ना आना चाहता हो, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि हमने 126 में क्या पढ़ा है, एक हस्बैंड या फिर वाइफ एक कंपिटेंट विटनेस होता है। इसका ये मतलब है कि स्पाउस लीगली अलाउ किया गया है टेस्टिफाई करने के लिए, मतलब गवाही देने के लिए। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि स्पाउस को फोर्स किया जा सकता है डिस्क्लोज करने के लिए एवरीथिंग। ठीक है, 126 में सिर्फ कंपिटेंसी की बात की गई है, कंपेलेबिलिटी की बात नहीं की गई है। ठीक है, एक सेक्शन आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं अभी बता देता हूँ। सेक्शन 128 क्या कहता है, ये कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो ड्यूरिंग मैरिज हुई थी। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन को मैरिटल प्रिविलेज भी बोलते हैं। मतलब कि अगर स्पाउस आता है कोर्ट में एज ए विटनेस, ठीक है, एज ए विटनेस कोर्ट में स्पाउस आता है, तो दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज प्राइवेट कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द मैरिज। ठीक है, एक्सेप्ट उस सिचुएशन में जो लॉ अलाउ करता है। समझ में? तो 128 बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे कंपिटेंट और कंपेलेबल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है कंपिटेंसी का 127 127, जिसमें प्रोविजन दिया गया है कि क्या जजेज और मजिस्ट्रेट भी विटनेस बन सकते हैं। क्या एक जज या फिर मजिस्ट्रेट विटनेस बन सकते हैं, बट लॉ उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। वो फोर्स नहीं किए जा सकते टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट देयर कंडक्ट एज ए जज और मजिस्ट्रेट, उनका कंडक्ट मतलब बिहेवियर। ठीक है, और दूसरा थिंग्स दे केम टू नो व्हाइल दे परफॉर्मिंग देयर जुडिशियल ड्यूटीज, जब तक एक सुपीरियर कोर्ट स्पेशली ऑर्डर नहीं करता उनको आंसर देने के लिए। प्रोटेक्ट क्या किया गया है, एक जज या फिर मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल टू आंसर क्वेश्चन जैसे कि देयर ओन कंडक्ट इन कोर्ट। इसका मतलब कि कैसे उन्होंने परफॉर्म करी अपनी ड्यूटीज। ठीक है, एग्जाम्पल, आपने बेल क्यों ग्रांट की, आंसर दो इसका। मना करता है एविडेंस एक्ट, लॉ मना करता है। ठीक है, आपने रिजेक्ट क्यों किया एप्लीकेशन, जैसे आपने रिकॉर्ड क्यों किया कोई एविडेंस इन ए पर्टिकुलर वे। ठीक है, नॉर्मली दे कैन नॉट बी फोर्स टू आंसर सच क्वेश्चंस, याद रखना। दूसरा है थिंग्स दे केम टू नो व्हाइल एक्टिंग एज ए जज, मतलब कि इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन जो उनको पता लगी थी ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग। ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक विटनेस मजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट देता है, बाद में कोई पूछता है मजिस्ट्रेट से कि एग्जैक्टली क्या कहा था विटनेस ने, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे कंपेल नहीं किया जाएगा आंसर देने के लिए जब तक सुपीरियर कोर्ट उसको परमिट नहीं करती। एक्सेप्शन है, ए जज और मजिस्ट्रेट मे बी एग्जामाइंड अबाउट द अदर इवेंट्स दैट हैपेंड इन देयर प्रेजेंस प्रोवाइडेड दोज क्वेश्चंस आर नॉट अबाउट देयर जुडिशियल कंडक्ट या फिर जुडिशियल नॉलेज। मान के चलो राहुल है, राहुल का ट्रायल चल रहा है। ठीक है, और वो कोर्ट में खड़ा है, कोर्ट रूम में, सडनली वो क्या करता है, एक पुलिस ऑफिसर के मुंह पे ना थप्पड़ मारता है, पंच करता है। जिसने ये असोल्ट होते हुए पर्सनली देखा है। ठीक है, तो बाद में राहुल प्रोसिक्यूट किया जाता है फॉर अटैकिंग द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो प्रोसिक्यूटर पूछता है जज से कि डिड यू सी राहुल हिट द पुलिस ऑफिसर। प्रोसिक्यूशन जज से पूछता है कि आपने देखा है राहुल को जब पुलिस ऑफिसर को हिट किया। तो जज आंसर दे सकता है क्योंकि क्वेश्चन अबाउट एन इंसिडेंट है। ठीक है, जो जज ने पर्सनली विटनेस किया है, जज की जुडिशियल डिसीजन या फिर कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही था क्योंकि वीडियो को छोटा रखना होता है। ठीक है, कंपिटेंसी कंपेलेबिलिटी में तो 1 घंटा निकल जाएगा पूरा पढ़ाने में। ठीक है, अगली वीडियो में डिफरेंस पढ़ेंगे कंपिटेंसी और कंपेलेबिलिटी में बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, और कंपेलेबिलिटी के सारे सेक्शंस पढ़ेंगे और फिर एविडेंस एक्ट हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद शुरू करेंगे सीआरपीसी। यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना पीपीटी। ठीक है, यहाँ पे लिंक आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को देख लेना और इस मतलब पूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ से सारी वीडियो देख लेना। और अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।